पढ़े भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? समास, है ना? अगर बात करें जेएसएससी में इस टॉपिक के वेटेज की, है ना? जेएसएससी ही नहीं, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, जिसमें हिंदी से सवाल पूछे जाते हों, आपके कम से कम 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से रहते ही रहते हैं। कितने? तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि समास का मतलब आप समझते क्या हैं? समास का अर्थ होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब आप दीजिएगा? अगर इसे तोड़ा जाए, 2 भागों में तोड़ा जाए, तो एक होता है सम और दूसरा होता है आस, ठीक है? ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अगर समास का अर्थ पूछे, मीनिंग क्या होता है समास का? अगर कोई आपसे ये गलती से भी पूछ ले, तो चीज़ों को छोटा करना, यानी संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त कर देना समास का अर्थ होता है। समास का विलोम अगर आपसे पूछे कि समास जो शब्द है, इसका उल्टा क्या होता है? तो समास का विलोम अगर कोई गलती से आपसे पूछ ले तो क्या होता है? याद रखिएगा व्यास होता है। ठीक है? व्यास यानी बी जोड़ आस। बी जोड़ आस इज नोन एज समास। ठीक है? यानी कि बी जोड़ आस इसका क्या हो गया? व्यास। इसका सॉरी विलोम शब्द हो गया ना? चलिए, अगर समास की परिभाषा आपसे पूछी जाए, समास की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि समास किसे कहते हैं? समास कहते किसे हैं? ठीक है? तो अगर आसान भाषा में लिखा जाए समास का परिभाषा तो लिखिएगा सीधा सा क्या? 2 पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास-पास लिख देना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी 2 पद के बीच का आप कहिएगा विभक्ति क्या होता है? योजक क्या होता है? अव्यय क्या होता है? हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा अभी आपको, है ना? हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल समास का मतलब क्या समझ में आया? 2 पदों के बीच प्रयुक्त होने वाले विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को हटाकर उन्हें एक साथ लिख देना क्या कहलाता है? तो जवाब होगा सर उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से और क्या समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, जगह थोड़ा-सा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा और आपको क्या समझ लेना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, समास प्रक्रिया द्वारा क्या लिखिएगा? समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द, ठीक है? क्या याद रखिएगा? ध्यान से समझिए, समास प्रक्रिया द्वारा बना जो भी शब्द होगा, उसे सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जाना जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो भी बना हुआ शब्द होगा उसे क्या कहते हैं? तो सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हो तो बताइए? यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत थोड़ा-सा भी? तो अब क्या होता है एग्ज़ाम्पल ध्यान से समझिए। जैसे हम यहाँ पे लिखें हवन सामग्री, क्या लिखें? हवन सामग्री। इसको जब तोड़ेंगे हवन सामग्री को तो क्या तोड़ के लिखेगा? तो आप लिखेंगे इसको हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो बेसिकली यहाँ पर ये के लिए जो यहाँ पर आपका शब्द यूज़ किया गया, विभक्ति जो यूज़ की गई, ठीक है? बीच में जो शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसी को हटाकर लिख देना, शब्द क्या लिखे हैं? तो इसके लिए हम शब्द जो यूज़ किए, यही क्या हो गया? हवन सामग्री। ये कैसा शब्द है?
इसी को हम कहते हैं समास, यानी कि इस लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यही क्या कहला हमारा समस्त पद या सामासिक पद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर थोड़ा-सा और। अब आइए यहाँ पर इसके परिभाषा में जो यहाँ पे किताबी भाषा में लिखा हुआ है, तो जल पढ़िए क्या कह रहा है? समास के नियमों से शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? समासिक शब्द या समस्त पद के नाम से जानते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा कर देना, संक्षेप में कर देना, ठीक? आगे सरल भाषा में कहें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? समास। लेकिन बन रहा है कैसा? बड़ा नहीं हो रहा है। 2 शब्दों को मिलाकर उसको और छोटा कर दिया जा रहा है, तो ये शब्द हमारा क्या कहलाया? समास कहलाता है। शब्दों यानी दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है, जिसमें हिंदी के कम से कम शब्दों को जोड़कर अधिक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को प्रकट किया जाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, समास विग्रह क्या होता है? यहाँ नोट हो गया है ना? समास विग्रह क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। समास विग्रह का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? समझ में आएगा या नहीं आएगा बता दो एक बार? समास विग्रह का मतलब? अभी तो बस बेसिक बता रहे हैं, अभी सारे चीज़ याद करने का शानदार आपको तरीका भी बताएँगे ना। कैसे आप देखते ही सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक बताना ज़रूरी हो जाता है। समास विग्रह, क्या समझते हैं इसका मतलब? समास विग्रह का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान से क्या समझिएगा, तो बस समझिए। समस्त पद में लुप्त विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को पुनः लिख देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है? क्या समझे? तो समास विग्रह का मतलब क्या हो गया? तो जो भी आपने बीच में विभक्ति, योजक या अव्यय चिन्ह को गायब किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी ही हम लिखे यहाँ पे हवन सामग्री। क्या लिखे थे? हवन सामग्री। ये क्या हो गया? समास हो गया। क्या हो गया ये? समास हो गया। लेकिन इसी को जब हम तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। तो ये हमारा क्या हो गया शब्द? इसे क्या कहेंगे? समास विग्रह। क्या कहेंगे इसको? समास विग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार? सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। इतना तो बनता ही है। चलिए अब 1-2 शब्द और यहाँ पर आपको देखने को अक्सर मिल ज जाएगा, है ना? एक शब्द होता है जैसे कि ये हवन देख रहे हैं, ये सामग्री देख रहे हैं, ठीक है? एक हवन हो गया, दूसरा शब्द कौन-सा हो गया? सामग्री हो गया, ठीक है? सामग्री, सामग्री लिख दिए, ठीक है? यहाँ पे एक ह ह हवन हो जाएगा ना? तो ये कौन-सा हो गया? पहला शब्द हो गया, क्या हो गया? पहला। ये कौन-सा हो गया? दूसरा। तो इसी को और क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रथम शब्द, इसको क्या कहेंगे? द्वितीय। और क्या कहा जाता है? ये पहले का पद है, ये बाद का पद है। तो पहले वाले को कहा जाता है पूर्व पद, दूसरे को कहा जाता है उत्तर पद। एक हो गया पूर्व पद और दूसरे वाले को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है? चलिए अब आते हैं काम के चीज़ों पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। क्या नहीं समझ में आया ये बता दीजिए एक बार? कहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके फटाफट। चलिए आ जाएँ अपने काम की चीज़ों पर। सारा चीज़ बता दिए पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है? आ जाओ। समास के भेद जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो समास के कुल कितने भेद? कुल कितने भेद?
तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो कौन सा है? तो जवाब होगा सर तत्पुरुष समास। सबसे बड़ा रोल कौन अदा करेगा? तत्पुरुष समास, है ना? तत्पुरुष समास के अंतर्गत में दो आप याद रखिएगा, एक कौन सा? कर्मधारय। कौन? कर्मधारय भी इसी का पार्ट हो जाता है, लेकिन अलग से आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। दूसरा कौन सा पढ़ना है? तो याद रखिएगा द्विगु समास। दूसरा कौन सा? द्विगु समास। ठीक है? क्यों आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि पूर्व पद और उत्तर पद, 2 चीज़ हो गया, ठीक है? क्या हो गया? एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो आपसे पूछा जाएगा किसका प्रथम पद प्रधान होता है? किसका दूसरा पद प्रधान होता है? किसका दोनों पद प्रधान होता है? किसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? ये 1 नंबर का सवाल सीधा पेपर में छप जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा, तत्पुरुष के अंदर में कौन-कौन? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु याद रखिएगा। तत्पुरुष के अंदर में कौन? कर्मधारय, द्विगु। रिपीट कीजिए जल्दी से। तत्पुरुष के अंदर में कर्मधारय और द्विगु। ये तीनों के जो है क्या होंगे? तो दूसरा पद प्रधान होता है। क्या याद रखिएगा? दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। ये कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में भी छाप लीजिए। क्या? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। क्या? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। कोई दिक्कत नहीं। अव्यय का प्रथम पद प्रधान होता है। क्या याद रखिएगा? प्रथम पद प्रधान। अव्यय का क्या? प्रथम पद प्रधान होता है। इस बात को आपको याद करके रख लेना है। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया ना? द्वंद्व समास, द्वंद्व हमेशा बराबर में होता है, दोनों में होता है। इसलिए याद रखिएगा, समास के प्रकार में द्वंद्व समास वो है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या याद रखिएगा? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है? और ये बहुब्रीहि, जिसका घर में इज्जत नहीं वो बाहर में क्या इज्जत होगा? ठीक है? जिसका घर में इज्जत नहीं उसका बाहर में क्या इज्जत होगा? इसलिए इसका कोई पद प्रधान नहीं, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? बता दो एक बार जल्दी से। इतना बता दो, अभी क्या है नहीं है वो बात की बात। सिर्फ यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं कि किसका पद पहला प्रधान, किसका दूसरा प्रधान। अभी इसके बारे में एक-एक करके पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी ठीक कर लीजिए, आराम से क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको, किसका कौन-सा पद प्रधान होता है, क्योंकि ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है नहीं तो, एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो फिर फँस जाएँगे आप सभी, है ना? कुछ लोगों को याद हो सकता है कि हो गया हो, लेकिन अब याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। याद पूरा हो जाना चाहिए, इस बात को नोट करके रख लीजिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा बार-बार कि किसका कौन-सा पद प्रधान होता है, ठीक है? तो तत्पुरुष समास का क्या हो गया? तो दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, एक कर्मधारय का कौन-सा होगा? तो इसका भी दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक। द्विगु समास में क्या होगा? इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। द्वंद्व में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। क्या? दोनों पद प्रधान होगा। एक बहुब्रीहि में कोई प्रधान नहीं, कोई प्रधान नहीं। अव्यय भाव में क्या? पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? हम कहाँ से आ गए पढ़ाने के लिए? खराब पढ़ा रहे हैं तो चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए याद हुआ? याद हो गया या नहीं हो गया? एक बार बता दीजिए जल्दी से। याद हो गया इतना? सिंपल सा क्या है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। दो तीनों का दूसरा पद प्रधान, ठीक? द्वंद्व में, द्वंद्व हमेशा बराबर में होता है। द्वंद्व मतलब युद्ध।
द्वंद्व मतलब कहते हैं नहीं कि द्वंद्व मतलब लड़ाई वाला से संबंधित हो गया, ठीक है? युद्ध कहाँ तक डाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। सुने हैं ये वाला, है ना? तो इस तरीके से द्वंद्व जो है बराबरी में होता है, तो दोनों पद इसका क्या होगा? प्रधान होता है। बहुब्रीहि, जिसका घर में इज़्ज़त नहीं, वो बाहर में कहाँ से इज़्ज़त होगा? बहुब्रीहि दूसरा कॉपी पेस्ट करता है, तो इसका इज़्ज़त होगा, यानी इसका कोई पद प्रधान नहीं। अव्यय का पहला पद प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला पद प्रधान होता है। इतना बात आपको याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, बताइए जल्दी से। इतना तक में कोई दिक्कत? अब एग्ज़ाम में ये सवाल ये पूछा गया, एक सवाल आपका फिक्स हो गया यहाँ से। एक सवाल आपका ये फिक्स हो गया। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, रात-रात लिखा हुआ है, नहीं कहते रात-रात भर कहाँ गायब थे भई? रात-रात भर कहाँ गायब रहते हो आजकल? तो पूछ लेगा ये कौन-सा समास है? ये रात-रात जो है, ये कौन-सा समास है? आजकल धीरे-धीरे मुस्कुरा रहे हो। क्या? धीरे-धीरे मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? ये धीरे-धीरे कौन-सा समास हो गया? ये आपसे पूछ लिया जाएगा। खूब मारा-मारी कर रहे हो, खूब मारा-मारी कर रहे हो। बताओ ये कौन-सा समास होगा? तो इस तरीके से समास आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि बता दो राजा का राजा का जो महल होगा, यानी राजमहल जो होगा, ये कौन-सा समास होगा? इस तरीके से सवाल आपके दिए जाएँगे और आपसे पूछा जाएगा, ये समास कौन-सा है? ठीक है? तो एक-एक करके हम पहचानने का तरीका आपको सिखा देते हैं। जो सबसे आसान तरीके से पकड़ा जाएगा, वो पहले बता देते हैं। बाद में आपको जिसमें टाइम थोड़ा-सा लगेगा, ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा-सा लेट से बताएँगे। बताओ, यानी कुल मिला के हमको तो कॉन्सेप्ट सिखाना ही सिखाना है। साथ में एग्ज़ाम में कम टाइम में कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना? समझ रहे हैं? आ जाएँ वापस, करें शुरू? लीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा समास कौन-सा है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अव्यय भाव समास को। किसको? अव्यय भाव समास को। ठीक है? कौन-सा समास? अव्यय भाव समास। जब तक अव्यय नहीं लगेगा, दूसरे शब्द का मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अव्यय भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, यानी इसका पहला पद जो है आप कह सकते हैं उपसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपसर्ग भी कह सकते हैं। पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है। क्या-क्या पॉइंट आप याद रखिएगा? क्या-क्या पॉइंट आपको याद रखना है? पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक? उसके बाद क्या याद रखिएगा? अर्थ के मामले में अगर पूछे कि कौन-सा पद प्रधान होता है? पहला, लेकिन अर्थ के मामले में अगर पूछा जाएगा, तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो कौन-सा पद प्रधान? याद रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आप याद रखिएगा, पुनरावृत्ति वाले शब्द क्या? पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग होता है इसमें, पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमको उतना मतलब नहीं है, बस आपको किताबी ज्ञान हम दे दिए हैं। जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, उसको नोट करके रख लेना है, ठीक है? याद रखिएगा, पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय या उपसर्ग। अब कहिएगा सर अव्यय उपसर्ग क्या होता है? ये टॉपिक जब पढ़ाएँगे तब ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएँगे। अभी फिलहाल याद रखिएगा पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद का जो अर्थ होता है ना, वो प्रधान है। अगर पद पूछे कौन प्रधान होता है, तो पहला पद इसका प्रधान होता है। और नोट कर लो इम्पोर्टेंट बात, जो अंतिम पद होता है, क्या? अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है? तो ये संज्ञा शब्द हो सकता है। क्या होता है? अंतिम पद जो है संज्ञा शब्द होता है, जो कभी भी लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, सदैव समान रहता है। जैसे सिर्फ हम कहें जीवन, है ना? तो जीवन शब्द हो गया, लेकिन इसकी प्रधानता बताने का काम, इसको समास बनाने का काम कौन करेगा? आजीवन। कौन करेगा? आजीवन, यानी कि कोई भी काम हम करेंगे आजीवन यानी जीवन भर। कौन-सा? जीवन भर करने वाले। क्या करेंगे?
जीवन भर करने वाले हैं। तो परिभाषा अगर देखें यहाँ पर, तो अगर आपको स्टार मार करके नोट करना हो कि सर आसान शब्दों में कैसे याद रख सकते हैं कि ये जो हमारा शब्द है, ये हमारा अव्यय भाव समास होगा। तो बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग व प्रधान हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, सबको आप रट भी नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, उनका लिस्ट ही हम आपको दे दे रहे हैं, ताकि बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि सर ये हम पढ़े कि इसमें टिक करें या उसमें टिक करें। तो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल सहित हम दे दे रहे हैं कि कौन-सा शब्द आएगा कि अव्यय भाव समास कहलाएगा। ठीक है? तैयार हैं आप लोग? तो यहाँ पर लिस्ट ही हम आपको दे दे रहे हैं किसके? अव्यय भाव समास के। सबसे पहले एग्जांपल कौन-सा दिए अभी आपको? आजीवन। कौन-सा? आजीवन यानी जीवन भर। दूसरा बताइए आप लोग तो प्रत्येक, बहुत ज़्यादा चलता है ये यानी प्रति एक या हर एक। प्रति एक कहते हैं या हर एक के नाम से जानते हैं इसको, है ना? प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को यथार्थ, क्या? यथार्थ यानी कि अर्थ के अनुसार, क्या? अर्थ के अनुसार। और कौन-सा याद रखना है आपको? और कौन-सा याद रखिएगा? प्रतिदिन। कौन-सा? प्रतिदिन यानी कि हर दिन। प्रतिदिन यानी हर दिन। और कौन-सा याद रख सकते हैं? सर आमरण भी एक बहुत अच्छा है यानी कि मरने तक, यानी आमरण अनशन कहते हैं ना, आमरण अनशन। तो मरने तक यानी जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक आमरण अनशन करने का काम करेंगे। और कौन सा याद रखिएगा? नीरस। कौन सा? नीरस यानी रस के बिना। किसके बिना? रस के बिना क्या कहलाता है? नीरस के नाम से जाना जाता है। और कुछ याद रख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है? अब ध्यान से सुनो जो इग्नोर करके सब कोई चलते हैं कि ये अव्यय भाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या लिखवाएँ सबसे पहला पॉइंट कि पुनरावृत्ति शब्द कौन-सा? पुनरावृत्ति शब्द यानी रिपीट होने वाले शब्द भी क्या हैं? अव्यय भाव के नाम से जाने जाते हैं। पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग भी क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास के नाम से जाना जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई? विवेक सर को क्यों निकाल दिए? निकाले नहीं गए हैं, वो खुद छोड़ के गए हैं, ठीक है? चलो, आगे यहाँ पे ध्यान से समझिए। पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो जैसे अभी आपको कहे ना धीरे-धीरे तुम्हें हमसे प्यार होगा, ठीक है? दिन-रात यानी दिन-दिन भर बैठ के पढ़ाई करेंगे, रात-रात भर सोना है, रात-रात भर सोना है और सो के फिर क्या करना है? एसो का सपना देखना है, ठीक है? क्या है? रात-रात भर एसो का सपना देखना है। उसके बाद क्या होगा? सुबह-सुबह उठ के उस सपने को पूरा करना है। क्या करना है? सुबह-सुबह उठ के उस सपने को पूरन करना है, ठीक है? और अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? मारा-मारी करना है। क्या करना है? मारा-मारी करना है, ठीक है? याद रखिएगा, ये पुनरावृत्ति वाले शब्द भी आपके क्या होते हैं? तो आपके अव्यय भाव समास के नाम से जाने जाते हैं। बताओ यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, घबराहट, बेचैनी हो तो बता दीजिए। बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बताइए जल्दी से। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी यहाँ तक समझने में? समझ में आई बात?
या नहीं? बताइए जल्दी से। अरे कौनो दिक्कत है तो बताइए, दूर कर दिए जाएँगे, घबराना नहीं है। और कुछ तरीका है क्या सर अव्यय भाव पहचानने का? कोई और भी है एग्ज़ाम्पल क्या? हाँ, एक शब्द सुने हैं भागम-भाग, ये शब्द सुने हैं नाम? भागम-भाग, हाथों-हाथ, हाथों-हाथ, कानों-कान, घर-घर यानी रिपिटेशन वाला जहाँ आपको मिल जाए, सीधा क्या टिक कीजिएगा? अव्यय भाव। क्या कीजिएगा? अव्यय भाव समास में टिक कर दीजिएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्या शुरू करें दूसरा? जो आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए, आसानी से याद हो जाना चाहिए, वो आपको कोई दिक्कत? बहुब्रीहि का अपना कोई एग्ज़ाम्पल नहीं होता है, ये नोट करके रख लीजिएगा ना। बहुब्रीहि जो है वो कॉपी पेस्ट करता है और शब्दों को चोरी करके अपने अलग अर्थ बता देता है। वो भी कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है? चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कौन-सा? तो बिल्कुल सर हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर वाले में, जिसको हम लोग कहते हैं, पहले देख लेते हैं जो आसान होगा। बिल्कुल, पहले हम लोग देखते हैं द्विगु समास को। ठीक है? ताकि जो अच्छे से याद हो जाए, आसान भाषा में याद हो जाए, यानी कि 4 ऑप्शन में ही तो चूज़ करना होगा ना। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको छाँटना है कि कौन होगा। तो जब इरेज़ करने वाला यानी कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस एलिमिनेट करने आ जाएँगे, तो अगर बाय चांस कभी आप फँस भी गए, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि सही जवाब क्या होगा। तो पहचानने का नियम तो पता होना चाहिए ना। पहचानने का नियम अगर आपको पता है, तो फिर आपका गेम आपके हाथ में है। एग्ज़ाम कब होगा? जब भी होगा, जल्दी होगा। बस यहाँ पे ध्यान समझिए। द्विगु समास, ये आपको पता होना चाहिए इसका कौन-सा सब पद प्रधान होता है? द्विगु का कौन-सा पद प्रधान होता है सर? जल्दी से बताइए। द्विगु का कौन-सा पद प्रधान आपको बताए हैं? जल्दी से बताइए कौन-सा पद प्रधान होता है? फटाफट बताइए कौन-सा पद होगा? तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है? इसका समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कौन-सा होता है? संख्यावाचक होता है और इसका जो प्रधान होता है वो कौन-सा होता है? तो दूसरा। क्या याद रखिएगा? अ, प्रधान। पद कौन-सा होता है? तो इसको कहते हैं उत्तर पद। कौन-सा? उत्तर पद इसका प्रधान होता है, ठीक है? कौन वाला? उत्तर पद इसका जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद इसका क्या होता है? पूर्व पद इसका क्या होता है? जवाब होगा सर संख्या होता है, संख्यावाचक होता है। ये क्या होता है? संख्यावाचक होता है क्या सर? क्या होता है ये? संख्यावाचक होता है सर। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? कौन-सा पद प्रधान है? उत्तर पद या दूसरा पद कह सकते हैं। दूसरा पद इसका प्रधान है। बात आई समझ में? कौन-सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। इंग्लिश भी पढ़ा दें? क्या बात है! इंग्लिश भी पढ़ेंगे, गज़ब! लीजिए, द्विगु, द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह। क्या? 2 गायों का समूह को द्विगु कहा जाता है। 2 क्या बता रहा है? संख्या और अंतिम वाला जो शब्द होगा वो क्या है? समूह को बताने का काम करता है। क्या करता है? समूह को बताने का काम करता है। यानी कि द्विगु समास में बेसिकली आपको ये नंबर्स के ग्रुप बताने के काम किए जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर इसकी परिभाषा हम लिखें, तो क्या लिखेंगे? वो चीज़ ध्यान से समझिए नोट करके। नोट कर लीजिए, अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए, तो क्या आप लिखेंगे? ठीक है? क्या लिखेंगे आप? याद रखिएगा इसका प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। बात आई समझ में? यानी कि पहला जो पद होगा वो संख्या से संबंधित होगा और दूसरा वाला जो है पहला और दूसरा मिलके क्या है? ये समस्त पद कहलाता है। समास वाले को क्या कहते हैं? समस्त पद के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप के बारे में बात करता है। किसके बारे में? समूह के बारे में बात करता है। ठीक है? बात आई समझ में? चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपका एग्ज़ाम्पल।
क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है? जैसे दोपहर, दोपहर क्या कह रहा है? दोनों पहरों का समाहार। समूह क्या कह रहा है? त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। तो अपना जो मेरा यहाँ पे कलेक्शन वाला एग्ज़ाम्पल है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, उसको हम बताते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये बातें याद रह जाए। जैसे एक होता है एकांकी, क्या है? एकांकी यानी 1 अंक, 1 अंक यानी कि दृश्य नाटक का भाग होता है ना? 1 अंक कह लो या दृश्य कह लो का नाटक, ठीक? और कौन-सा याद रखना है? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ठीक है? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 2 वेदों का ज्ञाता, 2 वेदों का ज्ञाता, ठीक है? क्या? 2 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता, ठीक है? और कौन-सा याद रखना है? दुपट्टा। मलमल का है ना? दुपट्टा, 2 पटों का समूह, 2 पटों का समूह। आई बात समझ में? और कौन-सा याद रखिएगा? चौराहा, है ना? चौराहा, 4 राहों का यानी 4 रास्तों का समूह। और कोई लिखे हुए हैं चतुर्भुज, ठीक है? क्या लिखे हैं? चतुर्भुज और चतुर्मुख। चतुर्भुज भी लिख लीजिए, चतुर्मुख भी लिख लीजिए। 4 भुजा, ठीक है? 4 भुज यानी कि 4 चतुर्भुज, 4 भुजा का समूह। क्या? 4 भुजा का समूह। चतुर्मुख में क्या लिखेगा? 4 मुख वाला, ठीक है? और यहीं पे बदल जाएगा, 4 मुख हैं जिसके, अंत में अगर ये शब्द लग गया, तो ये फिर बदल जाएगा किसमें? चेंज हो जाएगा, ठीक है? किसमें? तो बहुव्रीहि में, ठीक है? यानी ये अपना काम नहीं करेगा, चोरी करने का काम करता है। और कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिलोक, त्रिलोक बस यहाँ पे नोट कर लिया आप नाम है ना? त्रिलोक। और कौन-सा लिख लीजिएगा? एक दंत, एक दंत, एक दंत, है ना? और कौन-सा लिखिएगा? दुनाली, यानी कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का ज़िक्र आएगा, वो शब्द क्या कहलाएगा? जवाब होगा सर आपका द्विगु समास हो जाएगा ये। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एक बार जल्दी से बता दीजिए, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? यानी कि शुरुआत में देखिए कि जहाँ पर नंबर की बात आएगी, नंबर की बात आएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें भी फँसा देता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता तो दिए कि भाई साहब यहाँ पर जैसे ही नंबर का ज़िक्र आएगा ना, ये आपका क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। और वहीं हम पूछ दिए कि बताओ ये 24 जो है ना, 24 बताओ ये कौन-सा समास होगा? यहाँ पर लोग फँस जाते हैं क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा बर्बादी की ओर लेके जाता है। आधा ज्ञान जो है वो हमेशा बर्बादी की ओर लेके जाता है। इसलिए नोट करके रखिएगा, दिमाग में भी और कॉपी में भी। क्या नोट करना है? ध्यान से सुन लीजिए। 1 से लेकर 10 तक और 10 का गुणज हो तो वह द्विगु समास होगा। क्या याद रखिएगा? 1 से लेकर 10 तक और 10 का गुणज हो तो वह द्विगु समास होगा। अब इसके अलावा अगर दिख गया जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब अगर दिखेगा तो ये द्विगु समास में नहीं आता है। इसलिए इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब किसमें आता है वो अभी आगे बताएँगे आपको। ठीक है? इसके आगे आपको बताएँगे कि ये 11, 12, 13 वाला किसमें आएगा। अभी बता देंगे तो फिर इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा ना। मज़ा भी तो आना चाहिए सेशन में, मज़ा भी तो आना चाहिए। बहुब्री नहीं, फँस गए फिर से, फँस गए आप लोग, है ना? इतना सोचे ना होंगे जितना हम आपको घुमा-घुमा के चीज़ों को पढ़ा देंगे। यानी कि 10 से डिवाइड होने वाला 10 का जो गुणनफल होगा,
तो वो आपका क्या कहलाता है सर? तो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? और कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। त्रिफला, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ही सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे। त्रिभुज, त्रिफला, त्रिभुज, चौखट, चौखट और कौन-कौन सा लिखिएगा? चौपाई। फटाफट अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। चौपाई, चवन्नी, चवन्नी, अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी और क्या-क्या लिख सकते हैं? चतुर्भुज लिख लिया है ना? सप्ताह, सप्ताह, षटकोण, षटकोण, षटकोण के अलावा क्या लिखेगा? नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि और कौन-सा लिखिएगा? नवरत्न भी आएगा, नवरत्न भी। आप लोग भी कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल बताइए, तुरंत में याद आई या नहीं है? आपको याद रहना चाहिए। और बताइए, और बताइए। शताब्दी, शताब्दी भी इसी में आ जाएगा, 10 का मल्टीपल है। 9 दिन के समूह को नवरात्रि कहते हैं। नवरस, नवरस। आ रही है समझ में बातें? यानी कि 0 से लेकर शुरू करेंगे और 10 तक के और 10 का जो भी गुणनफल होगा वो कौन-सा होगा? तो जवाब होगा आपका सर द्विगु समास होगा। कौन-सा होगा? द्विगु समास होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? एक बार जल्दी से छाप के बता दीजिए आप लोग। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से बता देने का काम करेंगे आप लोग। क्या कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, घबराहट, बेचैनी लग रहा है या नहीं? हाँ, सप्तऋषि भी आ गया, बहुत शानदार। सप्तसाई भी हो गया, है ना? और बताइए यही तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग अब अपने से एग्ज़ाम्पल निकालना अब आप लोग अपने से चालू कीजिए। एग्ज़ाम्पल आप हाँ, पंचानन हो गया, पंचामृत हो गया और बताइए? दशहरा हो गया, ठीक है? और दशानन हो गया, ठीक है? बिल्कुल इसमें आएगा दशानन भी। और बताइए और इतना तक ठीक है या आगे बढ़े अब? एग्ज़ाम्पल इतना काफ़ी है? अष्टप्रधान आ गया, नवरत्न आ गया, ठीक है? बहुत बढ़िया। पंचमुखी भी आ गया, पंचतंत्र आ गया, पंचांग आ गया, गज़ब! एकदंत आ गया है, दशानन आ गया है। दशानन भी होगा, राज आर्यन होगा, दशानन भी लेकिन ठीक है? ध्यान से सुनो, दशानन क्या हो गया? 10 सिर। अब इसी को जब हम लिखेंगे तोड़ कर क्या? 10 सिर है जिसके 10 सर हैं जिसके और यहाँ पर कहेंगे वो है कौन? रावण। जब रसानन का यूज़ रावण के लिए होगा, तब ये शब्द क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि कहलाता है। यानी कि जो इधर 5 आपको दिख रहा है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद, ठीक है? कर्मधारय, अव्ययभाव, इस पाँचों में से किसी का यूज़ शब्द जो है बहुब्रीहि अपने पास करता है और उसके जो मूल मंत्र हैं, मूल शब्द है, उसको तोड़-मरोड़ के कुछ नए नाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है बहुब्रीहि। ठीक है? क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हम आज आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना? आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के बाद ये कन्फ्यूजन जो है ना दिमाग में रहेगा ही नहीं कि भाई साहब हम इसमें फँसे कैसे और छोड़े कैसे? त्रिमूर्ति भी आ गया, चौगन भी आ गया है, बहुत शानदार। चलिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं कौन-सा? तो बिल्कुल आप देख लेते हैं कौन-सा? द्वंद्व समास। कौन-सा? द्वंद्व समास। कौन-सा समास? पहले देखते हैं द्वंद्व समास। आज इन 3 को हम लोग खत्म कर देते हैं। एक हो गया अव्यय भाव, ये हम लोग खत्म कर दिए। द्विगु हम लोग पढ़ लिए और उसके बाद कौन-सा कर ले रहे हैं? द्वंद्व समास। 3 आज खत्म करेंगे और 3 को कल की क्लास में खत्म करेंगे, अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो। है ना? आप लोगों का समर्थन रहा तो कल हम इस टॉपिक का पूरा खत्म कर देंगे। गणेश भी बहुप्रिय होगा तब, गणेश आएगा तब। एक दंत अगर कह रहे हैं सिर्फ, एक दंत, ध्यान से समझिए। एक दंत इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भगवान के नाम वाले जितने शब्द हैं ना, वो इसमें भी आ रहा है एक दंत। एक दंत क्या है? एक दाँत, एक दाँत, यही ना हो गया? अब इसी का यूज़ करेंगे। एक दाँत है जिसके, एक दाँत है जिसके, किसके? गणेश के। तब यहाँ पर ये शब्द जो हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? बहुव्रीहि में यूज़ होगा। ठीक है? लंबा है उदर जिसका, ठीक है? लंबा है
उदर जिसका, लंबोदर, लंबोदर किसके लिए यूज किया गया? गणेश के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल वहां पे बहुब्री में अभी मत जाइए आप लोग, अभी जितना बता रहे हैं उसमें फोकस कीजिए। बहुब्री वाला अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके सवालों के जवाब ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कौन सा चल रहा है आपका? द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, पीछे का द्विगु में क्या होगा वो आपको समझ में आ गया है। अब एक दंत क्या होगा, लंबोदर क्या होगा, चतुर्मुख क्या होगा, ठीक है, वो आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, परेशान आपको नहीं होना है। पहले कौन सा देख लेते हैं? तो द्वंद्व समास देख लेते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास का बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट होगा, है ना। पंजाब, बिल्कुल, 5 नदियों का संगम। चलिए आ जाएं। अभी जब बहुब्री में आएंगे तब ना बहुब्री के बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल किसमें हम लोग? द्विगु में है, तो द्विगु के ही एग्जाम्पल आइए, बहुब्री में कैसे वो बदलता है वो वहां पे बताया जाएगा ना। चलिए, रट के पढ़ने में यही गड़बड़ी है ना, कि रट के पढ़ लिए हैं, अब सारा चीज समझ में आता नहीं है कि हाँ लंबोदर दिख गया, यानी कि वो जो है ना मेरा सिर्फ बहुब्री में ही हो सकता है। लेकिन बहुब्री का रूल ही है कि उसके अपने कोई भी एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ये इन्हीं के एग्जाम्पल को उठाकर उसमें बदलाव करके अपना एग्जाम्पल बनाता है। समझ गए? इसलिए परेशान आपको अभी नहीं होना है। सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास देखते हैं। परेशान नहीं होना है, जब आपकी जिम्मेवारी उठा ली है हमने, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं बताइए? अगर एग्जाम में सवाल छूट जाए फिर कहिएगा, सवाल छूटे तब ना कहिएगा। अभी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ नहीं है, क्लास खत्म हुआ नहीं है, पहले से परेशान हो रहे हैं। आपकी हर एक परेशानी का समाधान मिलेगा यहीं पर, इसलिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले पढ़ते हैं कौन सा? द्वंद्व समास। ये सीक्वेंस में हम पढ़ाते नहीं है, हम वो पहले पढ़ा देते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, याद करके यहाँ छाप के रख लेना है। जिसमें कंफ्यूजन होता है वो आप क्वेश्चन के ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो द्वंद्व समास में क्या होता है? इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। अब कहिएगा सर दोनों पद प्रधान होते हैं का मतलब क्या? हाँ, जिसकी माता है वो पिता है, यानी माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है? लोटा-थारी, लोटा-गिलास, ठीक है? धोती-कुर्ता, है ना? धोती-टोपी, कुर्ता-पजामा, ये सब क्या हैं? साथ में यूज़ होते हैं। जूता-मोजा, ये सब क्या हैं? साथ में यूज़ होते हैं। तो 2 शब्द आपके साथ में यूज़ किए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो कौन-सा समास होता है? तो द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा किसी भी पद का गौण नहीं होता है, यानी कि कम वैल्यू नहीं होता है। दोनों ही पद दूसरे के विपरीत भी होते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इस समास में विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इस इस्तेमाल के लिए द्वंद्व समास का यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हाइफ़न का भी यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं यहाँ पर क्या, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये किताब वगैरह में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ कॉपी में अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है? चलिए ध्यान से समझिए। तो द्वंद्व समास के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, वो आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। द्वंद्व समास को जो है कुल मिलाकर 3 भागों में बाँटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बाँटा जाता है। एक जो होता है इसको इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन-सा? इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन-सा? इतरेतर द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। दूसरा समास जो होता है इसको समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। समाहार द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है इसको वैकल्पिक, क्या? वैकल्पिक द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है इसको। 3 कौन-कौन हो गए? फटाफट रिपीट कीजिए। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। रिपीट कीजिए जल्दी से। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। रिपीट करके जल्दी से छाप दीजिएगा। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। रिपीट कीजिए। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। किसके? तो द्वंद्व समास के। ठीक है? ये थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके पेपर से लेवल का ऊपर हो जाए, लेकिन चूँकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल समझना आसान हो जाएगा। ठीक है? इतरेतर, समाहार,
वैकल्पिक, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर को जब भी अलग किया जाएगा तो और से अलग किया जाता है। किससे? और से अलग किया जाता है। ठीक है? किससे अलग किया जाता है? और से अलग किया जाता है। जैसे कृष्ण अर्जुन, ठीक है? क्या लिखिएगा? कृष्ण अर्जुन। क्या लिखेंगे इसको? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक। दूसरा कौन सा? राधे श्याम, राधे श्याम, यानी राधा और श्याम, राधा और श्याम। और बताइए? सीताराम, सीता और राम। ठीक है? उसके बाद कौन सा? 31, 31, एक और 30, एक और 30, 31, 30 और एक 31, है ना? पेपर 3 का देखिए चंदन, आपको कमेंट सेक्शन में ही लिंक दिया हुआ है ना? कमेंट सेक्शन में देखिए लिंक आपको पिन किया हुआ है, आपको वहाँ से बैच मिल जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ आपको थोड़ी देर में इसी जगह पे लिंक आपको पेपर 3 का दे दिया जाएगा, ठीक है? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए जल्दी से। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे पॉइंट क्या आपको समझ में आया? तो सुनिए, नोट करके लिखना है तो लिख लीजिए क्या कि 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या इतरेतर द्वंद्व समास कहलाती है या कहलाते हैं, कहलाती नहीं, कहलाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 1 से लेकर 10 तक और 10 के बाद अगर मिल रहे हैं तो वो कौन-सा समास होगा? जवाब होगा आपका सर ये सब हमारा द्विगु समास होता है। कौन-सा? द्विगु समास होता है और जो भी संख्याएँ आप छोड़ देते हैं वो सब क्या हो जाता है? ये इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। बात आई समझ में या नहीं आई बताइए जल्दी से? इंग्लिश ठीक है, बहुत जल्द हम लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश भी लाने की, है ना? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? दूसरा समझे हम लोग? दूसरा समझे? बताइए माता-पिता कौन-सा हो जाएगा? माता-पिता, माता-पिता। तो क्या कहिएगा? माता और पिता, है ना? माता और पिता। लव-कुश, लव और कुश। क्या? लव और कुश, ठीक है? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं? इतरेतर समझ में आ गया या नहीं आया? इतरेतर समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, घबराहट, बेचैनी हो तो बता दीजिए एक बार। कोई दिक्कत? दूसरे की ओर बढ़ें, दूसरा समझ लें। चलिए दूसरा हमारा कौन-सा है? तो इसको हम लोग कहते हैं समाहार, समाहार, द्वंद्व समास। इसमें चीज़ें जो हैं आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है? एक के साथ में दूसरे का जब यूज़ किया जाएगा, कौन-कौन सा जैसे कुर्ता के साथ क्या-क्या हो सकता है? धोती-कुर्ता भी कह सकते हैं या कुर्ता के साथ टोपी भी पहना जाता है। तो यहाँ पर लिखा क्या जाएगा? कुर्ता और टोपी। धोती के साथ में क्या? कमीज, ठीक? और क्या हो सकता है? जैसे आप कहते हैं ना, "अरे चाय-वाय पिला दो यार, पानी-वानी पिला दो, पानी-वानी पिला दो, अरे रोटी-बोटी भी खिला दो, रोटी-बोटी भी खिला दो।" ठीक है? और क्या? "हाथ-मुँह धो लो पहले।" क्या धो लो? हाथ-मुँह धो लो।
इस तरीके के शब्द जब आपको देखने को मिल जाए, तो हालाँकि एग्ज़ाम में समाहार आपसे इतरेतर और वैकल्पिक नहीं पूछेगा, सीधा किसमें टिक कीजिएगा? द्वंद्व समास में आपको टिक करना पड़ेगा। किसमें? द्वंद्व समास में आपको टिक करना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लोटा थाली भी लिख लीजिए। लोटा, थाली, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? जूता, मोजा, यानी एक-दूसरे के पूरक शब्द जो भी होंगे, वो किसमें आएँगे? द्वंद्व समास में आएँगे। किसमें आएँगे? द्वंद्व समास में आएँगे। इस बात को नोट करके रख लेना है। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आसानी से समझ में आया या नहीं आया? बताओ। यहाँ तक समझने में कोई समस्या, परेशानी? तो तीसरे की ओर मूव करें, कॉपी में अगर नोट हो गया होगा तो आप लोग अपने मन से और एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं, जैसे भी मन करे बना सकते हैं। जिसे कहते हैं ना खाना-वाना, खाना-वाना खा लिया, है ना? खाना-वाना खा लिया, अरे अगल-बगल में थोड़ा नज़र डाल दो, अगल-बगल में कौन रह रहा है, थोड़ा नज़र डाल दो, अरे अड़ोस-पड़ोस में कौन है, अड़ोस-पड़ोस में कौन रह रहा है। इस तरीके के बिगड़े हुए शब्द जब भी आपको दिख जाए, ये किसमें आ जाएँगे? समाहार द्वंद्व में आ जाएँगे। कॉपी, किताब, कॉपी और किताब होता है, ये इतरेतर में आ जाएगा। ठीक है? खाना और वाना नहीं बोलते हैं। खाना-वाना खा लिया, खाना-वाना आदि चीज़ें खाई है या नहीं खाई है, ये बताइए, है ना? चलिए, तीसरे की ओर बढ़ते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? तो तीसरा हमारा कौन-सा हो जाएगा? इसको मिटा दें? हाँ, हँसी-खुशी, हाँ, है ना? हँसते-खेलते, नाचते-देखते, कहते हैं ना नाचते देखते जाओ, गिरते-पड़ते जाओ। चलिए। अभी पहचानने वाला तो हम कुछ बताए ही नहीं है। अभी थोड़ा-सा वेट कीजिए, जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा ना, हम पहचानने का रूल ही नहीं बताएँगे। आप देखिएगा और चुटकी में जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो आज और कल 2 दिन बस पेशेंस रखिए। आप समास हमको नहीं बताना पड़ेगा कि ये कौन-सा समास होगा। तीसरा कौन-सा हो गया? वैकल्पिक समास। कौन-सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन-सा हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन-सा हो जाएगा? ठीक है? वैकल्पिक द्वंद्व समास में कैसे याद रखेंगे कि ये वैकल्पिक द्वंद्व समास ही होगा? तो भाई साहब ये क्या होगा? या अथवा से अलग होगा। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से विलोम शब्द होगा। क्या होगा? विलोम शब्द होगा। क्या होगा? या अथवा से अलग किया जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द कहेंगे। जैसे कि क्या? सुख के साथ में क्या होता है? दुःख। सुख के साथ में दुःख। लाभ-हानि, लाभ-हानि दोनों साथ-साथ में आ रहा है ना? और सत्यासत्य, सत्यासत्य यानी सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, ठीक? शुभाशुभ, शुभाशुभ यानी शुभ या अशुभ, ठीक है? शुभ या अशुभ, ठीक है? और कौन-सा? चराचर, चराचर चर या अचर। चर मतलब क्या हो गया? चलना, भ्रमण करना, भ्रमण करना, ठीक है? और कुछ एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है तो बताइए। आपको और अगर कोई एग्ज़ाम्पल याद है तो बताइए। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें याद रह जानी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 आपके समास के भेद उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लिस्टर क्लियर एकदम हो गए होंगे, है ना? बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर सेशन बेहतर लगा है और आप चाहते हैं कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद आप लोग लिख के भर दीजिए कि सर इसका पार्ट 2 आप कल करवाइए और करवाइए। और अगर कमेंट नहीं आता है, तो सेशन हम समझेंगे आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो इस सेशन को हम कर देंगे क्या? यहीं पर बंद। क्या कर देंगे? बंद। आज के लिए रखते हैं यहाँ तक। पार्ट 2 जो होगा इसमें हम लोग 3 भागों को और देख लेंगे और पूरा का पूरा आपका समास का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि 3 सवाल आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है?
तो कैसा लगा सेशन? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? कल 11 बजे कंप्यूटर के 11 बजे कौन से क्लास हम लोग करते हैं? तो बिल्कुल सर कंप्यूटर के शानदार सवालों की सीरीज़ चलती है। कहाँ पर? स्पेशल क्लास में सर। कहाँ पर? स्पेशल क्लास में होती है सर। तो ज़रूर आप लोग जॉइन करेंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और जान लगा देंगे क्योंकि इस बार सिलेक्शन हक से लेना है। किससे लेना है? हक से लेना है। किसी में दम नहीं कि आपको इस बार रोक सके। मेहनत इतनी करनी है ना कि कोई रोक ना सके आपको सिलेक्शन लेने से, ठीक है? तो मिलते हैं, ये पार्ट 2 कल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो इसके एमसीक्यू भी मैं करवा दूँगा, ठीक है? एमसीक्यू भी मैं करवा दूँगा, यानी जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे कि सामने बैठने के बाद दूसरा को 10 बार पढ़ा दें, है ना? चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए।